हे फोक्स, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और आज अपन करने वाले हैं CST9। ठीक है, तो बड़े अच्छे से करेंगे। फटाफट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ेंगे जो हम बहुत बार कर चुके हैं, जो बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या है, मास है, हमें डेंसिटी रो दे रखी है। ठीक है, और ये जो लिक्विड है जिसके अंदर ये डुबो रखा है उसका D डेंसिटी है, और जो एक्सेलरेशन है वो A दे रखी है, टैंक के ऊपर जा रहा है A एक्सेलरेशन से। तो इस थ्रेड के अंदर टेंशन निकालनी है अपन को, बेसिक बात ही है। ठीक है, तो अपन एक फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो इसका क्या आएगा, mg नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है, बुओयंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रही है, टेंशन लग रही है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लगने लग रही हैं। तो F बुओयंट फोर्स में से अगर mg माइनस कर दें और टेंशन माइनस कर दें तो ये ऊपर जा रहा है m इंटू A एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो इसके अंदर अपन वैल्यूज़ पुट करते हैं, D इंटू M अपॉन रो इंटू G प्लस A माइनस mg माइनस T इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, इतना होपफुली सबको समझ में आया होगा। बुओयंट फोर्स का फॉर्मूला इधर मैंने लगाया है जब ऊपर जा रहे होते हैं उस एक्सेलरेशन के टाइम पे। ठीक है, तो इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे ना, तो अपने पास क्या आएगा, DM अपॉन P G प्लस A माइनस mg माइनस ma की वैल्यू कितनी आई, T आई। तो इसमें क्या आ जाएगा, m कॉमन ले लेंगे हम, तो m आ जाएगा कॉमन, G प्लस A D रो माइनस 1। ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। वाटर की स्पीड दे रखी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो हाफ रो V स्क्वायर कर देना, रो की वैल्यू 10⁻³ है, 25 मतलब इंटू में 5 × 5 हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। Assertion reason according to the law of the equipartition of the energy, the internal energy of the ideal gas at the given temperature is equally distributed between the rotational and the transitional kinetic energy। ठीक है, तो ये गलत है। क्यों गलत है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो मोनोएटॉमिक गैस की होती है ना वो तो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो और क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये तो हो गया। और जो क्या है ऊपर वाली लाइन के लिए कि जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है ना, एनर्जी जो होती है वो इक्वली डिवाइड होती है, ये बात यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन हर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच में इक्वली डिवाइड होती है। ठीक है, ना कि ट्रांजिशनल और रोटेशनल में। फोर्थ ऑप्शन सॉरी, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिनोटेड बाय Cp/Cv। ये क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है। और R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देन द Cp इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, गामा देखो इज इक्वल्स टू होता है Cp/Cv होता है। ठीक है, और Cp माइनस Cv कितना होता है, R होता है। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि Cp माइनस Cp/गामा इज इक्वल्स टू R। तो Cp कितना आएगा, R गामा/गामा माइनस 1। वैसे ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ का अपने पास आ गया सेकंड ऑप्शन। कार्नोट इंजन कर लेना यार, बॉडी कूल्स 4 मिनट इतने में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है अपन को, वेयर x रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट इन द रीजन फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया वेक्टर इतना, पोजिशन एट y इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस इज समथिंग वी हैव राइट नाउ। ओके, तो हमारे पास क्या है कि E की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो पहला क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रखा है, ए एरिया के अंदर से जाता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रखा है, जहाँ पे y इज इक्वल्स टू कितना है, A है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, इधर देखते हैं। ठीक है जी, तो फ्लक्स कितना, एक सेकेंड। ओके, फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन E.D है ना। तो फ्लक्स कितना हुआ, इंटीग्रेशन E की वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फा एक्स आई कैप डॉट DA जे कैप। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला अपना आया 0, A का R अपने पास दो ऑप्शन के अंदर आ रहा है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया वेक्टर A पोजिशन एट इतना। ठीक है जी,
अभी आई कैप में दे रखा है, यानी कि अपने पास तो एरिया वेक्टर ना, इसी को यहाँ से सोल्व करेंगे ना तो ये आई कैप आएगा, डी ए आई कैप आ जाएगा, अल्फ़ा एक्स आई कैप आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अपने पास क्या बनेगा, अल्फ़ा एक्स डी ए का इंटीग्रेशन, तो यानी कि अल्फ़ा ए इंटू ए, तो अल्फ़ा ए स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास क्या आया, अल्फ़ा ए स्क्वायर आया इसका आंसर। तो हम देखते हैं अल्फ़ा ए स्क्वायर यानी एस, आर का एस, दोनों के अंदर आर का एस दे रखा है, ठीक है जी। यानी अगला अपना बताएगा नेट चार्ज इनसाइड द गिवन क्यूब ऑफ साइड ए, इसके अंदर नेट चार्ज पूछ रखा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी है ना, वो किसके इक्वल होता है, क्यू इन साइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अंदर तो कुछ जा नहीं रहा, ठीक है, एग्जिट कुछ कर रहा है, एग्जिट कितना कर रहा है, फ्लक्स हमारे पास, फ्लक्स अभी हमने निकाला था कि अल्फ़ा एक्स आई कैप डॉट डी ए आई कैप, ठीक है, ये एग्जिट करने लग रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन होएगा तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा ए क्यूब, ठीक है जी। अभी इसका इंटीग्रेशन हो गया, अल्फ़ा ए क्यूब आ गया, अल्फ़ा ए क्यूब किसके इक्वल अपने पास, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से अपने पास क्यू इन का फॉर्मूला आ गया अल्फ़ा ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, अल्फ़ा ए क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू ऑप्शन आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर बन रहा है, ठीक है। अगले में क्या कर रहे हैं, अगले में कुछ नहीं है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ई डॉट डी ए का सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे ना तो अपने पास वैल्यू आएगी अल्फ़ा एक्स आई कैप डॉट डी ए आई कैप, जो सेम अभी तक बन रही है अपनी, ठीक है। उसके बाद एक्स की जगह हमें 2a रखना है और डी ए की जगह 2a का होल स्क्वायर रखना है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चल ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, इसके अकॉर्डिंग अपन को पता चल रहा है कि जो Q1 है ना चार्ज, वो बहुत बड़ा है Q2 से, पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि इसमें से कितनी सारी फील्ड निकल रही हैं, इसमें से कितनी कम फील्ड निकल रही हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इसी से आंसर आ जाएगा। 2.441 मीटर अपार्ट, मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू सेपरेट देम टू इन्फाइनाइट, ठीक है। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, जो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यू इनिशियल और यू फाइनल 0 कर देना, फिर क्या आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से हम वर्क डन एक्सटर्नल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास आएगा कि क्यू स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो पहला आएगा 2.1 मीटर पर डिस्टेंस, मिनिमम वर्क डन इन 1 स्क्वायर, हाँ तो 2 के आएगा और इनिशियल पॉजिटिव आएगा तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, -2 का आंसर आएगा। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इन द रजिस्टर विच डेसिपेटिंग पावर ऑफ द 110 वोट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ नहीं है, P इज इक्वल्स टू वी आई, यहाँ से आई निकल जाएगा अपने पास, P इज इक्वल्स टू वी आई से आई निकल जाएगा, फिर Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, तो N की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन ई, ठीक है जी। तो हमें कितना निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इन रजिस्टर डेसिपेटिंग द पावर, हाँ ठीक है जी। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 110 इज इक्वल्स टू 220 इंटू आई, तो आई की वैल्यू आएगी 1/2 एम्पियर, ठीक है जी। अब 1/2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, और टाइम कितना है पर यूनिट पर सेकंड निकालना है, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू 1, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब क्यू के ही इक्वल रख सकते हैं, क्यू अपॉन टी होता है ना, टी की वैल्यू 1 है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हाफ आएगी, तो हम एन की वैल्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू होगी हाफ इंटू में 1/e, ये आंसर निकाल लोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। भाई ये देखो,
इसमें क्या है, रेजिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला लगाना है, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, तो R1 प्लस R, तो फिर क्या कर दो, R1 प्लस R2 कर देना, तो आपके पास आएगा R1 प्लस R2 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, R1 प्लस R2 किया तो R1 R2 कॉमन आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी अलग से कॉमन आ गया। ठीक है, तो फिर अब इसके बाद क्या करना है, ये इसको खोल ही लेते हैं। ठीक है, तो R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस R2 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है जी, तो R1 प्लस R2 अल्फ़ा डेल्टा टी और आएगा यहाँ पे, है ना। मतलब पहले मैंने R1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर R2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अपने पास ये बना, और उसके बाद क्या, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया। ठीक है, तो अभी अपने पास क्या आ गया था कि ना R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस R2 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। ठीक है, ये अल्फ़ा 1 हो गया। ठीक है जी, तो इसको आगे लिखेंगे R1 प्लस R2 अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, R1 R2 को अल्फ़ा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इज इक्वल्स टू R1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। ठीक है, बेसिकली हमें क्या है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब हमने क्या किया, इसको ना, इस टर्म को जो अपने पास आई R1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी R2 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी, इसको हमने इक्वल रख लिया कि R अल्फ़ा डेल्टा टी के इक्वल रख लिया, और R क्या है, R1 प्लस R2 है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई, नेट अल्फ़ा की R1 अल्फ़ा 1 प्लस R2 अल्फ़ा 2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, R1 R2 इक्वल है, इस वजह से क्या आएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अपॉन में 2। ठीक है जी, मिनिमम कैपेसिटेंस हो गया। अब आर मैग्नेट एम इज़ कट इंटू 2। ठीक है, ये कर लोगे आप लोग। ठीक है, 13th का सेकंड ऑप्शन है, जो एम होता है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, इस वजह से मतलब ये आधा ही था कर दिया, लेकिन इन दोनों को फिर वापस एक साथ रख दिया ना, तो m/2 प्लस m/2 वापस दोबारा से वही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, 14th में ये वाला फार्मूला होता है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स एट डिस्टेंस 4 मीटर कैरिंग करंट शोन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। दोनों की माइनस हो जाएगी। ठीक है, μ/2 पाई, और क्या होता है, μ0 I1 अपॉन 2 पाई आर माइनस μ0 I2 अपॉन 2 पाई आर कर लेना। ठीक है, तो आप आंसर करोगे तो μ0 अपॉन में 4 पाई आ जाएगा आपके पास। इट्स ईजी या अच्छा क्वेश्चन ये करते हैं अपन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि EMF का जो फॉर्मूला होता है ना, EMF क्या होता है, -L/di/dt होता है। ठीक है, तो क्या है कि 0 से लेके T/4 तक का अपन देखें तो एक तो नेगेटिव है। ठीक है, और कांस्टेंट है, तो ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो अगर इसकी वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि पहला जो आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो प्लस में क्या क्या है, एक तो ये है और एक ये है। दूसरा स्लोप जो है कांस्टेंट है, तो EMF भी क्या आएगा, कांस्टेंट आने वाला है अपने पास। ठीक है जी, तो EMF कांस्टेंट किस में है, इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द डिवाइस वर्क ऑन द एडी करंट। एडी करंट के ऊपर कौन सा डिवाइस वर्क करता है, इंडक्शन फर्नेस करती है, याद रख लो। is applied across an ideal conductor having the inductance L, then the current lags voltage। जो करंट होता है वो पीछे होता है वोल्टेज से 90 के फेज़ के अकॉर्डिंग। ये जब L लगा होता है ना, इंडक्टेंस लगा होता है उस टाइम पे। ठीक है, करंट पीछे होगा और वोल्टेज इधर होगी, तो 90 का डिफरेंस होता है। ओके, ठीक है, 19th का वैसे ऑप्शन 4 है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ट्राई कर लेना, ऐसा कुछ खास है नहीं
क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं ना वो एसी सर्किट के अंदर ही होते हैं, तो जो करंट होती है ना वो लीड करती है वोल्टेज को। आप इजीली इसको देख लेना, पड़ के हो जाएगा। 20th इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, चार्ज ऑफ न्यूक्लियन के ऊपर नहीं करते हैं। हाइड्रोजन एटम ऑन द ग्राउंड स्टेट, ये भी बहुत बार करा रखा है। व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन फोटोसेंसिटिव इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखो, जैसे एच न्यू जो होती है ना वो फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही वो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर करती है, ठीक है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर नहीं करी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर वो करती है, ठीक है। आंसर आएगा अपना इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ रहा है, ठीक है, वर्क फंक्शन से भी फर्क पड़ने लग रहा है इसको, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड से भी वर्क फंक्शन चेंज हो सकता है, और चीज़ें चेंज हो सकती हैं, इसलिए वो उससे फ़र्क पड़ेगा। इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इतनी स्पीड है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी है, लेंथ दे रखी है, तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल्स टू वी अपॉन एफ। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा और फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू वी अपॉन एफ, यहाँ से लैम्डा आएगा 1, और लैम्डा अपॉन 4 जो है उसमें से अगर एरर माइनस करते हैं इक्वल टू 1, तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा लास्ट में आंसर। भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फोटो डिवाइड रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। सेम लाइट इज देयर इंडक्शन एनर्जी बैंड गैस रिप्रेजेंट दिस फॉलोइंग रिलेशनशिप इज़ ट्रू। ठीक है जी, तो आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, गिवन डेटा है भाई, ठीक है। वैसे मुझे तो ये पता है कि कार्बन का ना सिलिकॉन से ज़्यादा होता है, मुझे बस इतना पता है, उसके बेसिस पे हम ये आंसर लगा रहे हैं। बाकी ये याद रखना, एक्सटेंशन प्रोडक्ट इन अ वायर बाय द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज़ 5 mm, द एक्सटेंशन इन अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल लेंथ बट हाफ द रेडियस लोड इज, ठीक है। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस, आप आंसर निकाल देना। ये भी ईजी है, SHM वाला है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आप निकाल लेना, के की वैल्यू निकाल लेना, फिर वी क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है। Displacement of the particle executing SHM is half the amplitude, the ratio of its kinetic energy to the potential energy, ठीक है जी। तो ये रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे क्या आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3/1 आएगा इसका आंसर। द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कितना होगा, तो भाई बराबर होता है। ओके, एपरेटस बेस्ड क्वेश्चन। तो यार देखो क्या है, फ्रिंज विड्थ, देखो एपरेटस इज इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। तो जब वो लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होता है ना, तो जो नया बीटा बनेगा ना वो ज़्यादा कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल। क्यों, देखो बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है जी। इधर सारी जगह देखो फ्रिंज विड्थ है ना, इसलिए मैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ले रहा हूँ। अब क्या है, एपरेटस को एक लिक्विड के अंदर डुबा दिया, ठीक है जी, तो उससे क्या होएगा, जो फ्रिंज विड्थ है ना, जो बीटा डैश होएगी वो कम होएगी ओरिजिनल से, घट जाएगी वो, ठीक है। फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ए का सेकंड ही दे रखा है। जब व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज इंक्रीज्ड, वेवलेंथ को अगर इंक्रीज कर देंगे तो नई क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इनमें से कोई एक हो सकता है, मतलब फर्स्ट आएगा इसका। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे वाइट लाइट के लिए जो होता है ना, वो ब्राइट वाइट फ्रिंज सेंटर के ऊपर ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आएगा, तो इसमें क्या आएगा अपने पास, फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है, 30 का 1। और व्हेन ए डिस्टेंस बिटवीन द डी इज इन डबल एंड डिस्टेंस स्क्रीन इज ऑल्सो डबल, तो डी बाई डी दोनों के बीच में सेम रहेगा, सीधी सी बात है भाई।
अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर इन्हें मुश्किल बनाना हो तो, ठीक है। और मीटर स्टेज बैलेंस यार आसान है, कर लेना, ठीक है ना, कुछ खास है नहीं। मोमेंट्स को इक्वल करना आपको जस्ट। ये क्वेश्चन भी बकवास है। m r²/2 इक्वल्स टू आई कर लेना, फिर एंगुलर मोमेंटम l इक्वल्स टू आई ओमेगा से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो हो, दो सैटेलाइट हैं, ठीक है, सेम मास की और सेम ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट कर रही हैं, बट क्या है कि ना जो S2 है उसको एक 4r रेडियस के ऑर्बिट में डाल दिया, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का पहली बात तो क्या होएगा रिलेशन, हम ये देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर होने के बाद आनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 4:1 आता है, ठीक है। और टाइम t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, ठीक है। तो T1/T2 कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा, ओके। क्योंकि मैं दिखाता हूँ, वैसे तो 4 है तो 4 का 64 आना चाहिए, बट अंडर रूट भी हो जाएगा ना, इसलिए 8 आएगा। और L का जो होता है वो अंडर रूट R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो R/4R √2 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया। तो टोटल एनर्जी का क्या है, टोटल एनर्जी का जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ठीक है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी होती है सेम टोटल एनर्जी का होता है, वो साइन का डिफरेंस होता है बस। तो 4:1 इसका भी आएगा। तो अपना आंसर क्या है, 1/8, क्योंकि अपन ने काइनेटिक एनर्जी निकाला, 4:1 आया, ठीक है। ये भी 4:1 आया अपना, और ये अपना कितना आया था, 1:8, तो अपना टाइम का आया है। ये तो 1:2 आया है, ठीक है। वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स मूविंग द पार्टिकल एम द डेप्थ सरफेसेस। यार देखो, वर्क डन निकालने के लिए क्या है, यू इनिशियल यू फाइनल, और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देना, आपका आ जाएगा। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर देना इस केस के अंदर, उससे आपका आंसर आएगा। क्योंकि नेगेटिव में होते हैं ना, एक पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इनकी जो पोटेंशियल्स हैं दोनों की ही नेगेटिव में आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है। बॉटम सरफेस को 3 मार्क किया गया है। द लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल, इंसिडेंस आई के थ्रू इसके ऊपर कोई इंसिडेंट कर रही है, ठीक है जी। और ये जा रही है टकरा के फिर यहाँ पे ऐसे, और अंदर क्या हो रहा है, रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस, इट रिट्रेसेस द पाथ, ठीक है। तो ये इधर आई और इधर चली गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, R2, ये भी कितना आएगा, R2 ही होएगा, सेम एंगल होंगे तभी तो रिट्रेस बैक हुई है। ये R1 बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है देन I इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं है भाई, देखो TIR के लिए क्या होना चाहिए, रे अंडरगोज TIR एट सरफेस 2, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तो R2 की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। तो R2 और क्या होएगा, R2 जो होएगा ग्रेटर देन C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/μ, है ना। तो कितना एंगल आएगा यहाँ पे, थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अभी अपने पास प्रिज्म का एंगल क्या है, A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है ना। प्रिज्म का एंगल कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू R1 प्लस 60 डिग्री। तो R1 की वैल्यू कितनी आई, 0, तो I की वैल्यू कितनी आई, 0, क्योंकि R1 और I इक्वल है। ओके, सो मैं एक बात यहाँ पे बताने भूल गया कि मेरा R2 यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री क्यों आया, ठीक है। क्योंकि अपने पास ये देखो, ये वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचा, 30 डिग्री बचा। तो ये वाला एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 60। R2 ये दोनों ही R2 हैं, दैट्स वाई इट्स 60 डिग्री, ठीक है ना। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसा कोई डाउट आएगा प्लीज़ तो आप लोग एक बार पूछ लेना मेरे से कमेंट में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मैं ज़्यादातर कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस देन द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज व्हेन द लेंस इज केप्ट क्लोज टू द आई। ओके, नहीं यार,
देखो क्या होता है, द एंगुलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है इक्वल्स द एंगुलर साइड ऑफ द इमेज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें मैग्नीफिकेशन तो देखने को मिलती है, ठीक है। तो इक्वल होता है, वैसे बड़ा नहीं होता। थिक लेंसेज गिव कलर्ड इमेजेस ड्यू टू डिस्पर्जन, हाँ ये ठीक है। थिक लेंसेज के अंदर डिस्पर्जन होता है जिस वजह से हमें कलर्ड इमेजेस तो थोड़ी बहुत देखने को मिलती हैं, क्योंकि ना जैसे लाइट लॉन्गर डिस्टेंस से इनके ऊपर आके गिरती है ना, तो उस वजह से क्या होता है कि कलर थोड़ा सा डिस्पर्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ़ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 305, ठीक है। क्योंकि जब तक आगे कोई वर्ड नहीं आता और कोई लेटर नहीं आता 0 के अलावा, तब तक ये कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगी, 305 आ गई। ये हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल जैसा मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। और 39 में तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड क्या होगा, लेस देन 0 आएगा। वेलोसिटी डाउनवर्ड्स क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। एंड एक्सेलरेशन क्या आएगा, मोर देन 0 आएगा, ठीक है। इजी है, पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, इजी है, बहुत इजी है। फॉर द गिवन वेलोसिटी ग्राफ एक्सेलरेशन बताना है। देखो वेलोसिटी घट रही है यानी कि एक्सेलरेशन कुछ तो है, और कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी घट रही है यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का एक तो अपने पास ग्राफ ही है, एक ही है। दूसरा वेलोसिटी घट रही है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आई थिंक 40 का हमारे पास, लेकिन अच्छा ये वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ है और ये एक्सेलरेशन डिस्टेंस ग्राफ है, ठीक है। अपने पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं है, माय बैड। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो वेलोसिटी है इसका देखो v इज इक्वल्स टू माइनस वी नोट और एक्स नोट इंटू मैक्स प्लस वी नोट, है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v dv अपॉन dx, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, वी डी वी अपॉन डी एक्स करते हैं, तो अपने पास आएगा माइनस वी नोट एक्स नोट इंटू एक्स प्लस वी नोट, ठीक है। एक तो ये आ गया, दूसरी आएगी मल्टीप्लिकेशन माइनस वी नोट एक्स नोट, जस्ट वैल्यू पुट की है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास आएगी वी नोट अपॉन एक्स नोट का स्क्वायर, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस वी नोट का स्क्वायर अपॉन एक्स नोट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एक्स आ गया अपने पास, और अपने पास स्लोप आया है, ठीक है। वी नोट अपॉन एक्स नोट का स्क्वायर इज़ अवर स्लोप, और क्या है, माइनस में स्लोप है, तो यानी कि एक तो इन दोनों में से आएगा, ठीक है। ऊपर से क्या है, माइनस में स्लोप है, तो थर्ड ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और वेक्टर्स ले लेना, 4i कैप और मतलब 3j कैप अलग अलग में, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लेना फोर्स का, फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो वहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब उसको आप किसके इक्वल रख देना, फिर से वेक्टर्स यूज़ कर लेना कि 4i कैप अपॉन में 3j कैप डिवाइडेड बाई 10, तो वहाँ से आपको पास एक्सेलरेशन का वो भी आ जाएगा कोऑर्डिनेटेड वे में, आई कैप जे कैप की फॉर्म में एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हो, आप वहाँ से tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो सिंपली, जो जे कैप अपॉन आई कैप करके, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, पोटेंशियल, हाँ ये भी आसान है, ये हो जाएगा, ठीक है। 42 2 मासेस 6 kg। यार देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, बना के दे देता हूँ, ठीक है। सॉल्व अपने आप कर लेना। ये जैसे 2 kg है, ठीक है, ऊपर T2 टेंशन लग रही है, ये ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, नीचे क्या लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो T2 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आएगा, M में आएगा, M कितना है यानी कि 4। दूसरे का क्या बनेगा, अपने पास 6 kg का है, ऊपर T1 टेंशन लग रही है, ठीक है, नीचे क्या लग रहा है 60 न्यूटन का फोर्स लगा है, जो इसका वेट है, और 24 न्यूटन का और लगाने लग रहे हैं हम, ठीक है जी। तो क्या होगा, क्यों 24 न्यूटन का, ये इसका भी तो बोझ है ना, तो क्या होगा अपने इसका बोझ है, तो ये कुछ टेंशन लगा रहा होगा इधर, है ना, ये टेंशन की वैल्यू 24 आएगी। तो ऊपर की तरफ कितने जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो फिर इसकी भी वैल्यू बन जाएगी कि
इसकी T1 माइनस 84, 60 प्लस 24 होगा ना 84 इज इक्वल्स टू 12, तो 96 इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं अपन, ठीक है। 45 के बारे में बता देता हूँ कि R इज इक्वल्स टू 4H गिवन है, तो अपन उसमें सीधी सीधी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है ना, U इज इक्वल्स टू BX² माइनस CX, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें बतानी है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या करते हैं, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर फोर्स क्या होता है, माइनस DU अपॉन DX, ठीक है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बाहर है, इसका होएगा 2BX माइनस CX की जगह पे C है ना, तो अपने पास आएगा माइनस 2BX प्लस C। इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, फोर्स जो होएगा ज़ीरो होएगा, ठीक है। तो इसको हम किसके इक्वल रख देते हैं, ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से C आएगा 2BX के इक्वल और X आएगा C अपॉन 2B के इक्वल, ठीक है जी। तो 44 का अपने पास आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और प्लीज़ जो भी डाउट हो ना, आई थिंक यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस में आपको डाउट आए होंगे। 1-2 क्वेश्चन में तो मुझे भी टाइम लग गया था सोल्व करने में, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करके देखे नहीं थे पहले। और आपको जो भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं सोल्व करूँगा। अभी आज किसी ने पूछा था, मैंने उसको उसी टाइम 3 to 4 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई किया है, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी एडवाइस चाहिए हो नीट के, क्योंकि यार सिर्फ 10 दिन बचे हैं, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है आप लोगों का। सो आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, तो प्लीज़ शेयर योर थॉट्स विद मी एंड आई विल रिप्लाई यू बैक ऑन दैट।